कुछ सिने फैंस जानते हैं कि जहां हिंदी सिनेमा के आइडियाज खत्म होते हैं, वहां से साउथ इंडियन सिनेमा सोचना स्टार्ट करता है। खास तौर पर मलयालम सिनेमा, जो कि सालों से ऐसी फिल्में बनाते आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट सिनेमा में काउंट हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस फिल्म का नाम है रेखा चित्रम। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, जिनमें से पहला दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है कि तुझे पता है मेरे पिताजी जो है वो फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन दूसरे दोस्त को अच्छे से मालूम है कि उसके पिता फिल्मों में काम नहीं करते हैं। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुझे कैसे पता। तब वो बताता है कि कल रात मैंने अपने पिता को एक्टिंग करते देखा। वो बताता है कि जब कल रात वो घर में अकेला था और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तब मेरे पिता समेत कुछ 4 लोग जो है वो चटाई में किसी को लेकर जा रहे थे। ये सीन जो है वो 1985 का था, जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम विवेक को देख पाते हैं। विवेक दरअसल में एक एसआई है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर गैम्बलिंग के कुछ आरोप लगे हैं, जिसके लिए वो कुछ महीनों के लिए सस्पेंडेड है। इसलिए विवेक अपने पिताजी के साथ अपने घर पर रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि पत्रकार है। अब अगले सीन में हम राजन नाम के आदमी को देख पाते हैं। राजन के बारे में हमें मालूम चलता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। उसका बेटा जो है वो उससे बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है। इसलिए अगली सुबह वो अपने ड्राइवर को लेकर एक जगह पर जाने लगता है। रास्ते में वो बहुत सारी शराब पी लेता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो। जिसके बाद राजन जंगल के अंदर चला जाता है और उसका ड्राइवर वहीं पर इंतजार करने लगता है। अब आगे हमने देखा कि राजन शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि राजन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से खून बह रहा था। जिसके बाद राजन अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो कैमरा ओपन करता है, क्योंकि वो कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था। वो बताता है कि सालों पहले उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका पछतावा उसे आज भी है। वो बताता है कि लगभग 40 साल पहले उसने इसी पेड़ के नीचे एक बॉडी को दफनाई थी, और इस काम में उसके साथ 4 लोग शामिल थे। एक था विंसेंट और दूसरा फ्रांसिस। एक और आदमी था, लेकिन राजन ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो बताता है कि हम चारों ने उसकी बॉडी को वहीं पर दफना कर यहाँ से चले गए थे। मुझे तो ऐसा लगा था कि इसके बारे में जरूर किसी न किसी को पता चल जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम चला। हमने जिसे दफनाया था वो लगभग 18 से 20 साल की एक लड़की थी, और जब उसे दफनाया गया तो उसके सपने जो है मुझे आज तक आते हैं। इस सच का बाहर आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ये बताना चाहता हूँ। अब राजन का ड्राइवर जो कार के पास इंतजार कर रहा था राजन का, तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजन ने अपने आप को गोली मार ली है। और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सारी पुलिस जो है वो आ जाती है। अब क्योंकि विवेक का पुलिस स्टेशन सबसे पास था, इसलिए विवेक मौके पर यहाँ पर पहुंचा, और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सारे बड़े ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं। उनके हाथ सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था राजन का मोबाइल, जिसमें उसने अपने गुनाह को कन्फेस किया था। उसने सभी को बताया है कि जिस जगह पर वो बैठा हुआ है वहीं पर हमने बॉडी को दफनाई थी। तब डीवाईएसपी विवेक से कहते हैं कि अगर खुदाई के वक्त यहाँ पर उस लड़की के स्केलेटन मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस होगा, और इसके बारे में जब सारे लोगों को मालूम चलेगा तो ये पूरे देश में आग की तरह फैलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं विंसेंट को। विंसेंट की हालत बहुत ज्यादा पतली थी, क्योंकि राजन ने अपने वीडियो में विंसेंट और फ्रांसिस का नाम बताया था। फ्रांसिस तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन विंसेंट जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में था, जैसे मानो उसे इस सब के बारे में बहुत कुछ मालूम हो। जिसके बाद उस जगह की खुदाई स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग आए हुए थे और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी आ चुकी थी। बहुत देर तक खुदाई चलने के बाद यहाँ पर पानी गिरने लगता है, और अभी तक तो उन्हें कोई भी स्केलेटन नहीं मिले थे। थोड़ी देर के बाद ही विवेक की नजर पड़ती है उस चटाई पर, जिस चटाई में लपेट कर उस लड़की को दफनाया गया था। तब विवेक खुद खुदाई करने लगता है और सारी चीजों को देखने लगता है, और यहाँ पर उन्हें उस लड़की के स्केलेटन मिल जाते हैं। मतलब कि राजन ने बिल्कुल सही कहा था, और अगर राजन ने सही कहा है तो इसका मतलब विंसेंट और फ्रांसिस जो है वो इसके अपराधी होंगे। लेकिन अगर इन सब के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं तो विंसेंट पूरी तरह से निर्दोष रहेगा। तो अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों के पास स्केलेटन आ चुके थे। उसकी रिपोर्ट को चेक किया जाना था। रिपोर्ट आने पर मालूम चलता है कि ये 18 साल की एक लड़की का स्केलेटन है, और उसके पैरों में पायल भी थी। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जो है वो एक टीम बनाते हैं। इस टीम में यहाँ पर वो लोग विवेक को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि
विवेक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया था। तो अब विवेक जो है 1985 में जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी वो उन लोगों के बारे में पता करने लगता है और उनके घर वालों को पायल दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। ऐसा विवेक बहुत दिनों तक करता तो है, लेकिन उसे कोई भी नहीं बता पा रहा था कि ये पायल किसकी है। जिसके बाद विवेक फिर से एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचता है और उन्हें पायल दिखाता है। उस पायल को देखने के बाद वो बुजुर्ग आदमी जो है वो रोने लगता है और कहने लगता है कि ये तो मेरे बेटी की है। विवेक को ऐसा लगा कि शायद अब ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, इसलिए दोनों के डीएनए सैंपल्स को मैच किया जाता है, लेकिन वो नेगेटिव आता है। मतलब कि वो बूढ़ा आदमी जो है वो झूठ बोल रहा है। जिसके बाद विवेक जो है वो यहाँ विंसेंट से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला लेता है। वहाँ उससे पूछताछ की जाती है, जहाँ पर कि विंसेंट बताता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि राजन मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा हो, क्योंकि मेरे खिलाफ तो आपके पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर आप बोल सके कि मैं भी उन लोगों के साथ शामिल था। राजन ने ये बोला और आपने मान लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं रहेंगे तो आप मुझे अरेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। विंसेंट यहाँ मीडिया के सामने भी कह देता है कि पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो विवेक ने फिलहाल तो उन लड़कियों की इन्वेस्टिगेट की थी जो कि 1985 में मारी गई थी, लेकिन अब विवेक उन लोगों से पूछताछ करना चाहता है जिन्होंने 1985 में किसी लड़की के गायब हो जाने की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और इस तरह से विवेक को चंद्रू नाम के एक आदमी के बारे में मालूम चलता है जिसका ताल्लुक जो है वो सिनेमा से था। वो बताता है कि उस वक्त सुपरस्टार मम्मूटी की फिल्मों में जो जूनियर आर्टिस्ट फिल्मों में काम किया करती थी वो उन्हें लाने का काम किया करता था। उस समय भी उसने एक लड़की को लेकर आया था। उसके चेहरे पर नूर था और वो हीरोइन बनना चाहती थी। वो मम्मूटी की बहुत बड़ी फैन थी। जब मैंने उसे यहाँ पर लेकर आया था तो सभी को उसका काम बड़ा पसंद आ रहा था। और एक रिकॉर्डिंग के दौरान एक फुटेज भी शायद मेरे पास होगी जिसमें वो लड़की साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उस लड़की का नाम था रेखा। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और हमें रेखा को दिखाया जाता है। रेखा यहाँ पर दरअसल में एक जूनियर आर्टिस्ट थी और वो मम्मूटी की हीरोइन बनने के लिए यहाँ पर आई थी। उसे यहाँ पर जो भी काम मिल जाता था वो काम कर लेती थी। उसे यहाँ पर मम्मूटी की फिल्म में एक नन का कैरेक्टर भी दिया गया था जो कि बैकग्राउंड में रहने वाली थी। अब जो 1985 में जो फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म के बारे में विवेक पता करने की कोशिश कर रहा था। वो यूट्यूब पर कुछ वीडियोस भी देखता है जिसमें उसे उसी फिल्म के बारे में कुछ रोचक तथ्य मालूम चलते हैं। वहाँ कमल सर नाम का एक डायरेक्टर जो है वो रेखा के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था कि एक रेखा नाम की लड़की जो है वो मम्मूटी के गंजे होने पर मुझे बहुत चिल्ला रही थी। शायद वो मम्मूटी को इस तरह के कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती थी। जिसके बाद विवेक जो है वो प्रेजेंट के कमल सर से मिलता है और उनसे उस वक्त की सारी चीजें पूछता है। कमल सर ने यहाँ पर रेखा के बारे में जिक्र किया था। वो बताते हैं कि वो जूनियर आर्टिस्ट जरूर थी, लेकिन सभी को उसकी बहुत मांग थी। जब एक सॉन्ग शूट किया गया था तो वो आधे में ही गायब हो गई थी और उसके बाद वो किसी को भी नहीं मिली। तब बहुत सारे लोगों ने उसे फटकार भी लगाई थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं चंद्रू की डेड बॉडी को जो कि एक नाले में मिली थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि चंद्रू जो है वो अक्सर शराब पीता रहता है, इसलिए वो नाले में गिर गया होगा। लेकिन सच बताऊं तो इन सब के पीछे विंसेंट का हाथ है। तो साथ ही हमें ये भी मालूम चलता है कि अब इस इन्वेस्टिगेशन को विवेक और उसकी टीम हैंडल नहीं करेगी, बल्कि अब इस केस को सीबीआई हैंडल करने वाली थी। और हमें ये भी मालूम चलता है कि विवेक को उस केस से हटाकर ट्रैफिक पुलिस वाला बना दिया गया था और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उसे भेज दिया गया था। इसी ट्रैफिक में हम विंसेंट को भी जाता हुआ देख पाते हैं, जिससे ये तो पता चल गया था कि ये सब कुछ दरअसल में विंसेंट नहीं कर पाया है। अब विवेक फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है कि तभी यहाँ पर सीबीआई का ऑफिसर मुरली आ जाता है। दरअसल में मुरली और उसकी टीम ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली है, लेकिन सच पूछो तो मुरली एक करप्ट ऑफिसर है और ये बात फॉरेंसिक डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए वो विवेक से कहते हैं कि अगर इस केस को सॉल्व करना है तो ये केस तुम्हें ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि इन लोगों की बस की बात कुछ भी नहीं है। और फिर अगले दिन विवेक के पास कमल सर का फिर से कॉल आता है और वो उन्हें एक यूट्यूबर के बारे में बताता है जो कि उस वक्त भी कुछ फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू वगैरह लिया करता था। उस आदमी का नाम मयप्पन था। जिसके बाद विवेक जो है वो मयप्पन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उनसे भी सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। वो बताता है कि उस वक्त में ऐसा था कि मम्मूटी तक मेरे सवाल के जवाब नहीं दे पाते थे। उस वक्त भी मैं उनसे मिला था और वो मुझसे रूट कर यहाँ से चले गए थे, लेकिन यहीं पर मेरे फोटोग्राफर ने एक फोटो ली थी जिसके पीछे मैंने रेखा को देखा था। यहाँ पर जब विवेक ने वो फोटो देखी तो उसने पाया कि ये एक नन का कॉस्ट्यूम जरूर है, लेकिन ये एक रियल नन का कॉस्ट्यूम है।
तब वो पास ही के चर्च में एक सिस्टर से मिलने के लिए जाता है जिनका नाम स्टेफनी है। तो यहाँ पर स्टेफनी विवेक को रेखा के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि रेखा को वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो बताती है कि अगर उसे सचमुच मौका मिलता तो वो जरूर स्टार बन जाती। अब स्टेफनी बताती है कि वो पास ही के चर्च में एक नन थी और हमारे बाजू वाले चर्च में ही एक फिल्म की शूटिंग होने वाली थी जिसमें ममूटी जो है वो लीड रोल में थे। यहीं पर हमने पहली बार रेखा को देखा था। वो भी यहाँ पर नन के कॉस्ट्यूम में आई थी और वो ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी। और जब ममूटी का यहाँ पर आना हुआ तो सभी लोग उनसे मिलने के लिए जाने लगते हैं। इसी भागदौड़ में यहाँ पर रेखा की ड्रेस फट जाती है। वो इसे टेलर के पास सिलाने के लिए जाती भी है, लेकिन टेलर कहता है कि उसके पास बहुत सारे काम है, इसलिए ये काम तो वो फिलहाल नहीं कर सकता है। तब रेखा को समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। तभी पास ही के चर्च में उसे एक नन दिखाई पड़ती है। वो दरअसल में स्टेफनी सिस्टर थी। उनके पास जाती है और वो उन्हें सारी चीजें बताती है। तब यहाँ पर स्टेफनी सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ड्रेस तो दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दरअसल में स्टेफनी सिस्टर भी ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी। वो कहती है कि अगर तुम मुझे कल ममूटी से मिला दो तो मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दे दूंगी, जिसके लिए यहाँ पर रेखा भी मान जाती है और तो और वो उनसे वादा भी कर देती है। अब अगले दिन जब रेखा से मिलने के लिए स्टेफनी आती है तो यहाँ पर रेखा बताती है कि अभी ममूटी सर शूटिंग में बिजी है, उसके बाद वो लंच करेंगे। तो यहाँ पर स्टेफनी भी कह देती है कि वो बिल्कुल फ्री है, वो उनसे किसी वक्त भी मिल सकती है। लेकिन आखिर में यहाँ पर रेखा स्टेफनी को सब कुछ सच बता देती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। वो उन्हें बता देती है कि वो एक जूनियर आर्टिस्ट है, उसका खुद का भी ममूटी सर से मिलना नहीं हो पाता है और इस ड्रेस के कारण मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन स्टेफनी को उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि वो दोनों तो बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी और वो दोनों ही ममूटी सर का मिलने का इंतजार करने लगी थी। तो वहीं इस मूवी में ममूटी सर के साथ यहाँ पर रेखा को एक रिकॉर्डिंग के दौरान एक छोटा सा रोल मिल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। ये देखकर स्टेफनी जो है वो रेखा को अपने साथ चर्च ले जाती है, जहाँ पर वो सभी को बताती है कि ये फिल्मों में काम करती है और बहुत ही अच्छी लड़की है। सभी को उसे देखकर ऐसा ही लगा था कि वो बहुत ज्यादा भोली लड़की है। स्टेफनी यहाँ पर रेखा से कहती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे सोने का अरेंजमेंट भी कर दिया गया है। जिसके बाद सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और फिर बाद में सभी लोग सोने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि चर्च की तिजोरी से बहुत सारा सोना और पैसा जो है वो गायब हो चुका था और तो और यहाँ पर रेखा भी गायब हो चुकी थी। तो ये सारी चोरी का इल्जाम जो है वो रेखा के ऊपर आया था और तो और स्टेफनी के ऊपर भी, क्योंकि स्टेफनी ने ही रेखा को यहाँ पर लेकर आई थी। यहाँ पर स्टेफनी विवेक से कह रही थी कि आखिरकार रेखा ने ये सब कुछ क्यों किया ये उसे नहीं मालूम, लेकिन उसे रेखा के बारे में पता करना है, वो सचमुच ही रेखा है उसे ये भी जानना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंसेंट के पास भी सारी न्यूज पहुंच रही थी। जैसे जैसे यहाँ पर विवेक सभी से मिल रहा था वैसे वैसे विंसेंट के पास भी सारी न्यूज पहुंच रही थी। अब विवेक अपनी गर्लफ्रेंड से मदद लेता है क्योंकि वो एक पत्रकार है, इसलिए विवेक रेखा के लिए एक आर्टिकल छपवाना चाहता है अखबार में, जिसके लिए वो भी मान गई थी। अब आके विवेक को कुछ लोगों के बारे में मालूम चलता है जो कि कई दिनों से राजेंद्र को ब्लैकमेल कर रहे थे। तब विवेक उन लोगों के बारे में पता कर लेता है और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। मालूम चलता है कि ये दोनों ही राजेंद्र सर को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिनके नाम विनु और गोपाल हैं। दोनों ही दोस्त हैं। यहाँ पर विनु जो है वो विवेक सर को सारी चीजें बता देता है। वो बताता है कि दरअसल में हम दोनों को एक राज मालूम है, वो राज हम फिल्म की शुरुआत में देख चुके हैं, जिसमें विनु अपने दोस्त गोपाल से कह रहा था कि मेरे पिताजी जो है वो फिल्मों में काम किया करते हैं और उसने कल रात ही अपने पिता को 4 लोगों के साथ एक्टिंग करते देखा जब वो किसी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन जब ये सारी चीजें गोपाल ने सुनी तो शायद उसे ऐसा लगा कि ये सब कुछ सही है, लेकिन जब उन्होंने ये सब कुछ फिल्मों में नहीं देखा तो उन्हें समझ आया कि ये सारी बात शायद झूठ है और जो उन्होंने किया था वो एक क्राइम है। बिनू के पता बेबी की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, लेकिन उसने बता दिया था सब कुछ कि उस रात वो भी शामिल थे। उनका नाम बेबी है। बेबी ने बता दिया था कि हम चारों ने मिलकर ही उस लड़की को दफनाया था
लेकिन कुछ दिनों के बाद बेबी की मौत हो जाती है, जिस वजह से ही बिनू और गोपाल जो है वो राजन को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब विवेक ये सारी चीजें सुनने के बाद ये सारी चीजें वो एसपी सर को बताता है और कहता है कि बिनू और गोपाल जो है वो गवाही देने के लिए आ जाएंगे। अगर ये केस हमारे पास आ गया तो हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसपी सर ने कह दिया था कि वो ऊपर बात कर लेंगे, वो बिनू और गोपाल को साथ लेकर आ जाए। जिसके बाद विवेक जो है वो उन दोनों को लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बिनू की मौत हो चुकी है और उसने तो फांसी लगा ली है। और तो और गोपाल जो है वो एक तालाब में मरा हुआ पाया गया। तो ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझती जा रही थी, लेकिन विवेक को बहुत अच्छे से मालूम है कि इन सब के पीछे विंसेंट का हाथ है। तभी यहाँ पर विवेक को मालूम चलता है कि राजन सर ने विंसेंट और फ्रांसिस का नाम बताया था। राजन ने बेबी का नाम नहीं बताया था क्योंकि वो राजन सर के मर जाने के पहले ही मारे गए थे। तो विवेक ने फ्रांसिस की कई जगह पर पूछताछ तो की थी, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला था। लेकिन अब यहाँ पर विवेक को फ्रांसिस के बारे में मालूम चल गया था। विवेक फ्रांसिस के पास एक फोटो लेकर जाता है और उनसे कहता है कि ये आप ही हैं और 1985 में भी आपने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फ्रांसिस भी यहाँ पर विवेक को सारी चीजें बता देता है। वो कहता है कि मैं उस वक्त की सारी चीजें जानता हूँ और ये गुनाह जो है वो हम 4 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन इन सब के पीछे असली गुनहगार कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रांसिस एक चर्च के बारे में बताता है। उस चर्च में स्टेफनी भी हुआ करती थी और इसी चर्च में पुष्पा नाम की एक औरत रहा करती थी जो कि यहीं पर काम वाली बाई थी। एक और आदमी था जिसका नाम था बक्काचंद। बक्काचंद भी दरअसल में चर्च में ही काम किया करता था और जो ओनर थे वो यहाँ बक्काचंद पर बहुत ज्यादा भरोसा किया करते थे। डोनेशन में चर्च को जो पैसा मिलता बक्काचंद ही उसे तिजोरी में रखने के लिए चाहता था, लेकिन रखते वक्त वो कुछ पैसे निकाल लिया करता था। एक दिन ये सारी चीजें यहाँ पर पुष्पा ने देख ली थी। तब यहाँ पर पुष्पा का मुंह बंद करने के लिए बक्काचंद ने उसे कुछ पैसे दे दिए थे। इस तरह से उनका मिलना हुआ और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज जाते गए और अब वो साथ में मिलकर चर्च के इसी तरह बहुत सारे सामान और पैसों को चुराने लगे थे। लेकिन पुष्पा ने एक बहुत बड़ा प्लान करके रखा है। वो बक्काचंद से कहती है कि अभी तक हमारा हाथ वो मेन तिजोरी तक नहीं पहुंचा है जहां पर कि सारा पैसा रखा हुआ है। दरअसल में वो दोनों ही उस मेन तिजोरी को लूटने वाले थे और यहाँ से फरार होने वाले थे। इसलिए पुष्पा ने उस मेन तिजोरी की एक साबुन के द्वारा नकली चाबी बनवा ली, जिसके बाद पुष्पा जो है वो सही टाइम का इंतजार करने लगी। तभी स्टेफनी सिस्टर के द्वारा यहाँ पर पुष्पा को मालूम चला कि रेखा नाम की लड़की जो है वो चर्च में आने वाली है और आज रात यहीं पर रुकने वाली है। तब पुष्पा इस सही मौके का फायदा उठाना चाहती थी। जब रात को सभी लोग खाना खाने वाले थे, उस खाने में यहाँ पर पुष्पा ने नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन इस खाने को सभी ने खाया, सिर्फ और सिर्फ रेखा ने नहीं खाया था। लेकिन पुष्पा को रेखा को तो किसी तरह से साइड करना ही था। इसलिए रेखा जब रात को सो रही थी तभी अचानक से पुष्पा ने रेखा के ऊपर हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगी थी, जिसमें पुष्पा पूरी तरह से कामयाब भी रही क्योंकि रेखा को उसने जान से मार दिया था। अब बात ये थी कि आखिरकार उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था और जब बेबी और बक्काचंद उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे तब यहाँ पर हमने मतलब कि फ्रांसिस और राजन ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन पैसे देकर हमारा मुंह बंद करवा दिया गया था और ये भी कह दिया गया था कि अगर वो हमारी बात नहीं माने तो इस केस के पीछे हम तुम्हें फंसा देंगे। तब उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। वो उसे बीच जंगल में लेकर गए और एक पेड़ के नीचे उसे दफना दिया, लेकिन तभी उन्होंने बीच में देखा कि अभी रेखा की सांसें चल रही थी क्योंकि उसके पैर हिल रहे थे। इसके बावजूद उसकी बॉडी को दफना दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि विंसेंट की बीवी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका नाम एलिस था। हॉस्पिटल में एलिस के पास कुछ फूल आते हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ था गेट वेल सून पुष्पम, मतलब कि एलिस कोई और नहीं बल्कि पुष्पा ही है और बक्काचंद कोई और नहीं बल्कि विंसेंट ही है। बात कुछ ऐसी है कि उस चोरी के बाद से विंसेंट और पुष्पा जो है वो फरार हो गए और रेखा की बॉडी को भी दफना दिया गया था। तो सभी को ऐसा ही लगा था कि रेखा ने ही उस पैसों को चुराया है। अब ये सारी बातें विवेक जो है वो अपने ऑफिसर्स को बताता है। वो बताता है कि एलिस और विंसेंट का असली नाम बक्काचंद और पुष्पा है और इन दोनों ने मिलकर ही रेखा को मारा था और उस चर्च के सारे पैसे भी लूट लिए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो स्केलेटन रेखा का ही है, ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाया है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि रेखा कौन है
तब हम यहाँ पर विंसेंट और एलिस को गिरफ्तार कर सकते हैं। और अब इससे पहले कि विवेक कुछ कर पाता, यहाँ पर अचानक से उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट दरअसल में करवाया गया था विंसेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर विवेक को गंभीर चोटें तो आई थी, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ था। और विवेक की गर्लफ्रेंड ने वो आर्टिकल भी छाप दिया था, और उस आर्टिकल की मदद से ही जगदीश नाम के एक एक्टर का कॉल जो है वो विवेक की गर्लफ्रेंड के पास आता है। तब विवेक और उसकी गर्लफ्रेंड उस जगदीश नाम के एक्टर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। विवेक बताता है कि उस समय मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था और मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, और मेरे पास रेखा का पहला लेटर आया था जिसमें उसने मेरे काम की तारीफ की थी। बदले में मैंने भी उसे थैंक यू लिखा था। ऐसे करते रेखा के बहुत सारे लेटर जो है वो मेरे पास आने लगे थे, जिसमें वो मुझे भाई कहा करती थी और मैं भी उसे बहन कहा करता था। तो रेखा जो लेटर जहाँ से भेजा करती थी उस जगह के बारे में यहाँ पर विवेक को मालूम चल गया था। तब विवेक तुरंत ही कन्याकुमारी पहुंच जाता है, क्योंकि वो लेटर जो है वो कन्याकुमारी से ही आया करते थे। वो वहां जाकर एक औरत से मिलते हैं, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि रेखा की बहन हुआ करती थी। जिसके बाद वो फ्लैशबैक की एक स्टोरी सुनाती है, और कहानी जो है वो 1984 में पहुंच जाती है, जब वो नए नए कन्याकुमारी में रहने के लिए आए थे। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि रेखा को फिल्मों का बहुत शौक था, और उसने जब मम्मूटी की फिल्मों को देखना स्टार्ट किया तो वो तो उनकी फैन ही हो गई। इस तरह से वो कुछ और लोगों की फिल्में देखने लगी थी, और तभी उसने जगदीश नाम के एक एक्टर को लेटर भी लिखा था। बदले में जब उसका लेटर वापस आया तो ये लेटर जो है वो उनके पिता को मालूम चल गया। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रेखा को एक जोरदार चांटा लगा दिया। रेखा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो अपना घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद से आज तक उसका कोई भी अता पता नहीं चल पाया। पिता ने उसे ढूंढने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मिली। यहाँ पर विवेक ने उसकी बहन को एक पायल दी। वो पायल दरअसल में रेखा की ही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस उर्फ पुष्पा का भांडा फूट गया था, और इस सदमे में वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और वो यहीं पर अपनी जान दे देती है। अगले दिन सारे ऑफिसर्स मिलकर विंसेंट मतलब कि वक्काचंद के घर पर पहुंच जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि सारी चीजें रिवील हो चुकी थी और इन सब के पीछे विंसेंट ही है, सभी को मालूम चल गया था। और सारे सबूत भी विंसेंट के पूरी तरह से खिलाफ थे, और कुछ स्केलेटन यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने रख लिए थे, जिस वजह से एक बार फिर से उसकी अस्थियों को दफनाया जाता है और उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। आखिर में विवेक जो है वो रेखा की बहन के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास एक रेखा की अमानत है, वो उसे दे देता है। वो दरअसल में मम्मूटी की फोटो थी, और उस फोटो के पीछे मम्मूटी के ऑटोग्राफ थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।